जब से मेरी मंगनी हुई थी तब से शालिनी मेरे कान खा गई थी। मंगनी के फौरन बाद ही मेरी ननद शालिनी ने मुझसे दोस्ती कर ली थी। जब भी वो मुझे फ़ोन पर बात करती तो प्रियांश की ही बात किया करती थी। कहती प्रियांश को ये पसंद है, वो पसंद है, उसे ये नहीं पसंद, उसे वो नहीं पसंद। वो ठंडा खाना नहीं खाता, अपने कामों में उसे जरा भी लापरवाही पसंद नहीं, और ना ही ऊंची आवाज में किसी का उससे बात करना पसंद है। उसे कम प्राइस की चीजें पसंद नहीं आती, झूठे गिलास में पानी तक नहीं पीता है। आज तक कभी उसने यूज की हुई चीज का यूज नहीं किया है। इस एक महीने में ही मेरी ननद मेरा दिमाग चाट गई थी, और मैं उस समय चुप ही रहती थी। उसकी बातें सुन लेती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं प्रियांश के हवाले से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और वजह शायद शालिनी की बातें थीं जो मेरे इस वक्त दिमाग में घूम रही थीं। क्योंकि शालिनी की बातें सुनकर जो नक्शा प्रियांश के लिए मेरे दिमाग में आया था, वो एक फिल्मी रूड हीरो जैसा था। सख्त मिजाज, नाक पर मक्खी भी ना बैठने देने वाला आदमी। जब मुझे प्रियांश के कमरे में लाकर बिठाया गया तो मुझे अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। बार बार सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना आप देख रही थी। कभी अपनी बिंदी ठीक करने लगती, कभी ये देखने लगती कहीं मेरे मेकअप में कोई कमी तो नहीं रह गई, मैं अच्छी तो लग रही हूँ या नहीं, पता नहीं मैं प्रियांश को पसंद आऊंगी भी या नहीं। ऐसे ही ख्याल मुझे इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि स्टेज पर जब शालिनी मेरे पास बैठी तस्वीरें ले रही थी तो यही कह रही थी कि ये कैसा मेकअप करवा लिया है तुमने रिया, प्रियांश तो तुम्हें एक नज़र भी नहीं देखेगा। अपनी ननद के बिगड़े हाव भाव देखकर मुझे लगा कि पता नहीं कहीं मैं कोई कार्टून तो नहीं लग रही। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे और महंगे ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाया था। एकदम ही कमरे का दरवाजा खुला था और मैं संभल कर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद प्रियांश कमरे में दाखिल हुआ है, लेकिन मेरे कमरे में तो शालिनी आई थी। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखकर मुझे कुछ हैरत हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ शादीशुदा पहली रात दुल्हन के कमरे में कुंवारी ननद यूं मुंह उठाकर नहीं चली जाती थी, एक शर्म की बात समझी जाती थी। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कुछ बदहवास सी हो। फौरन से मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रियांश तो कमरे में आने के लिए राजी ही नहीं है। माँ से कह रहा है कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से करवा दी है, मेकअप देखा है उसका, लड़की कम और कार्टून ज्यादा लग रही है, इतना मेकअप थोप रखा है, कहीं लड़की काली वाली तो नहीं है। शालिनी की बातों ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। वो मुझसे कहने लगी कि मैं नहीं चाहती मेरा भाई आए और तुम्हें देखकर उसका दिल खराब हो जाए। ये कहकर उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखे टिश्यू बॉक्स से 5-6 टिश्यू निकाले और जल्दी से मेरे पास आ गई। देखते ही देखते उसने मेरा सारा मेकअप साफ कर दिया था, यहाँ तक कि लिपस्टिक तक हटा दी थी, मेरे जेवरात भी उतार कर रख दिए थे। कहने लगी, प्रियांश को इतनी ज्वेलरी वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और तुम देखो, तुमने तो इतना बड़ा झूमर, टीका, बिंदिया और गले में नेकलेस डाला हुआ है, तौबा तौबा। ये कहते हुए वो मेरी सारी ज्वेलरी उतार चुकी थी। मुझे बिल्कुल सादा सा करके वो कमरे से बाहर चली गई थी। मैं तो उसकी हरकत पर हैरत से उसे देखती रह गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और प्रियांश मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही मेरे पास आकर बैठा, मुझे देखकर एकदम चुप सा हो गया था। फिर घड़ी की तरफ देखने लगा। कहने लगा, असल में मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर ही रोक के रखा था। शादी की रात बस दूल्हे की यही शामत आती है, कजिन और दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। ये कहते हुए उसने अपने हाथ पर पहनी घड़ी को दोबारा देखा था। शायद मैं ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ, तुम ज़्यादा थक गई हो इसलिए अपनी ज्वेलरी उतार दी है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा किया। ऐसा कहकर उसने बेड पर रखी मेरी ज्वेलरी उठाई और ड्रेसिंग की दराज में रखने लगा। फिर वापस मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, बेशक मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन ये कहकर वो चुप हो गया था। दोबारा कहने लगा, खैर मैं ज़बरदस्ती के किसी भी काम को पसंद नहीं करता हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और मेरे हाथ पर रख दी। कहने लगा, इसे पहन लो, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। ये कहकर वो अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। मैं बस खामोशी से उसे देखती रह गई थी। ना उसने मेरी तारीफ में कोई शब्द बोला, ना ही मुझे अपने हाथ से अंगूठी पहनाई थी। उसने बेगानों की तरह मेरे हाथ पर अंगूठी रख दी और चला गया था। मैं खामोशी से बस उसे जागता देखती रही थी।
मुझे इतना भी जरूरी नहीं समझा था उसने कि मुंह दिखाई की अंगूठी मेरे हाथ में पहना देता। एक लड़की क्या कुछ सपने सजाकर अपने पिया के घर नहीं आती, लेकिन प्रियांश ने वो सारे सपने एक ही रात में तोड़कर रख दिए थे। थोड़ी देर बाद प्रियांश एक लोअर और ढीली ढाली शर्ट के साथ बाथरूम से बाहर आया था और मुझसे बड़े ही रूखे शब्दों में कहने लगा, जाओ जाकर तुम भी चेंज कर लो। मैं उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपना एक सादा सा ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। मेरा दिल इस वक्त बहुत बुरा हुआ था। प्रियांश अगर कुछ मेरी तारीफ कर देता तो क्या बुरा हो जाता। मैं इतनी भी आम शक्ल सूरत की लड़की नहीं थी, अच्छी खासी खूबसूरत थी। अपना चेहरा धोते हुए मुझे रोना आ रहा था। जब मैं चेंज करके बाहर आई और प्रियांश के सामने बैठी तो कहने लगा, मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उनकी ज़बान से मैं तुम्हारे लिए कभी कोई शिकायत नहीं सुनूं। बस इस बात का ख्याल रखना। और शालिनी में तो मेरी जान बसती है। तुम्हारी वजह से अगर उसकी आंखों में जरा भी आंसू आए तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा पेश आ सकता हूँ। ये थी मेरी शादी की पहली रात। इस रात तो पति अपनी पत्नी को अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाता है, मोहब्बत से बात करता है, उसकी तारीफ करता है और इस रात को यादगार बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो सब करता है। लेकिन प्रियांश को ऐसे समय में भी अपनी माँ और बहन का ख्याल था। मैं इस मिजाज की लड़की हरगिज न थी कि ससुराल में आते ही सास और ननद के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। लेकिन आज की रात क्या था कि अगर प्रियांश मुझे ये सब कुछ ना कहता बल्कि बाद में मुझे समझा देता। मैं तो उसके मुंह से कुछ और सुनना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बहन की तारीफें ही सुनाए जा रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बाहर मेरी सास थी। कहने लगी, शालिनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जल्दी से बाहर आओ। ये सुना था कि प्रियांश फौरन से उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। रात के इस वक्त शालिनी को क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज़ मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हुई और धीरे से चलती हुई अपने कमरे के दरवाजे तक आई थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने शालिनी के कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। प्रियांश बार बार अपनी बहन से पूछ रहा था, क्या हुआ है शालू। शालिनी कहने लगी, प्रियांश तुम कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मत जाओ, वो आ जाएगा, वो मुझे मार डालेगा। शालिनी की आवाज़ काफ़ी डरावनी सी थी। पता नहीं वो किसकी बात कर रही थी, किसके आने का डर था जो उसे यूं बेकल कर रहा था। मेरी सास भी शालिनी के कमरे में ही थी। दोनों ही शालिनी से कह रहे थे यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन वो तो बस रोए जा रही थी। मुझे पता है प्रियांश, तुम और मम्मी जैसे ही कमरे से बाहर जाओगे वो आ जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ प्रियांश मेरे पास बैठ जाओ, मुझे यूं अकेला मत छोड़ो। मैं धीरे से चलती हुई शालिनी के कमरे में आ गई थी और मेरी सास आंसू बहा रही थीं। वो शालिनी के पास ही बैठी हुई थीं। प्रियांश शालिनी के सामने बैठा था। शालिनी ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे, बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखकर प्रियांश और मेरी सास दोनों ही कहने लगे, आओ आओ रिया। मुझे देखकर शालिनी ने फ़ौरन से प्रियांश के हाथ छोड़े थे। मैंने कहा, शालिनी क्या हुआ है तुम्हें। मैं बहुत प्यार से उससे बात कर रही थी। मैं उसके बराबर जाकर बैठ गई, उसका सर सहलाने लगी, उसके आंसू साफ करने लगी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या प्रॉब्लम थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मेरे जरा से अपनेपन पर ही शालिनी कहने लगी, रिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी आज की रात बर्बाद कर दी, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस तुम अब सोने की कोशिश करो। मैंने अपनी सास और प्रियांश से कहा कि वो जाए, मैं इसके कमरे में सो जाती हूँ। ये सुनकर प्रियांश और मेरी सास ने मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा और दोनों ही कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं शालिनी के पास ही लेट गई। वो मेरा हाथ जोर से पकड़े सो गई थी। मेरी आंख सुबह जब खुली तब भी शालिनी सो रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर प्रियांश बैठा सिगरेट पी रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे देखकर उसने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाया था। पूरा कमरा धुआं धुआं हो रहा था। उसकी गुलाबी आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि वो रात भर सोया नहीं है। पता नहीं शालिनी के साथ क्या हुआ था, वो किससे डर रही थी। मुझे देखकर प्रियांश सोफे से उठकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, रिया थैंक यू सो मच। मैंने कहा, वो किस लिए। कहने लगा, तुमने आज की रात के लिए बहुत सारे सपने सजाए होंगे, लेकिन शालिनी की तबीयत की वजह से। मैंने कहा, प्रियांश शालिनी मेरी बहन जैसी ही है। आपके घर में आपके साथ साथ
आपके बाकी रिश्तों को भी मैं दिल से निभाना चाहती हूँ। और फिर आपने शादी की रात बस यही एक फरमाइश तो की थी मुझसे। मेरे याद दिलाने पर प्रियांश कुछ शर्मिंदा हुआ था, क्योंकि उसने मुझसे बड़े सख्त शब्दों में बात की थी, जबकि मेरा व्यवहार एकदम अलग था। उसने मेरे गले में बाजू जमाए और कहने लगा, हाँ मैंने तुमसे फरमाइश की थी, लेकिन शायद मेरे शब्द और कहने का अंदाज ठीक नहीं था। मैंने कहा, कोई बात नहीं प्रियांश। प्रियांश कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। ये कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से चूम लिया था। मैं शर्माकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, प्रियांश दिन की रोशनी फैलने लगी है। कहने लगा, तो क्या हुआ, भले दिन की रोशनी फैल गई है, लेकिन सब लोग सोए पड़े हैं और फिर घर में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है जो हम लोगों को सुबह सुबह उठाने आ जाएगा। तुम पूरी रात शालिनी के पास रही हो, तो अब हमें इतना मौका तो मिलना चाहिए। ये कहकर प्रियांश ने मुझे फिर से कसकर अपनी बाहों में भरा था और इस बार मैंने उसे रोका नहीं था। प्रियांश मेरा वो गिला दूर कर चुका था जिस मोहब्बत और अपनेपन की मैं रात को सपने सजाए बैठी थी। वो मुझे प्रियांश से दिन की रोशनी में मिल चुकी थी। सुबह 10 बजे तक मैं नहाकर एक फैंसी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आ चुकी थी। प्रियांश अब तक सो रहा था। मेरी सास उस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में चली गई। मुझे किचन में देखकर वो कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आ गई बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर बाहर ले आती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी। मैंने घर की जिम्मेदारियां बहुत जल्दी ही खुद पर ले ली थीं। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और प्रियांश का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा हो चुका था। बस एक शालिनी थी जो मेरी समझ से बाहर थी। कभी तो उसका व्यवहार मुझे अच्छा लगता, जैसे सगी बहनें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहती हैं, लेकिन कभी वो मुझसे बड़ी नफरत से देखती थी। मेरे लिए शालिनी एक उलझी हुई पहेली बनती जा रही थी। और शादी की पहली रात वाला हादसा जब भी मेरे दिमाग में आता, मुझे अजीबोगरीब से डर सताने लगते कि कहीं शालिनी के साथ कुछ ऐसा गलत हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि उस रात प्रियांश भी नहीं सोया था। मैंने उसके बाद कई बार अपनी सास से बातों बातों में शालिनी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन वो बात को बदल जाती थीं। मुझे ये महसूस होता कि मेरे इतने अपनेपने के बावजूद भी मुझे कोई ये बताना नहीं चाहता कि शालिनी के साथ क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ शालिनी का व्यवहार कभी तोला तो कभी माशा की तरह था। कभी मुझसे बड़ी मोहब्बत जताती और कभी मुझसे यूं हो जाती जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं उसे कहती, क्या बात है शालिनी, तुम मुझे यूं घूर क्यों रही हो? तो वो कहती, कुछ नहीं, बस तुम्हारी खुश नसीबी पर जलन होती है कि तुम्हें कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मुझे लगा शायद मुझे और रियांश को देखकर उसके अंदर भी शादी की इच्छा जाग रही है। वो काफ़ी खुशशक्ल टाइप की लड़की थी। मुझे हैरत थी कि अब तक उसका कोई रिश्ता क्यों नहीं आया था, या उसकी शादी की बात घर पर क्यों नहीं होती थी। उम्र में वो जितनी मेरे जितनी ही थी, शायद मुझसे 1 साल बड़ी ही होगी। मुझे लगा भाई भाभी की मोहब्बत देखकर उसके दिल में भी ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी है। एक नेचुरल सी बात है। उन्हीं दिनों मेरे भाई का भी मेरे घर में ज़रूरत से ज़्यादा चक्कर लगने लगे थे। कभी वो आम की पेटी उठाकर आ जाता, कहता अम्मा ने भेजी है, तो कभी अपनी मिठाई की दुकान से मुझे मिठाई लाकर देता, कहता मैंने सोचा तुम्हारा दिल चाह रहा होगा खाने को। मैंने महसूस किया था जैसे उसकी नज़रें शालिनी पर टिकने लगी हैं। शालिनी अच्छी लड़की थी, मुझे पसंद भी थी। एक बार मैं मायके गई तो मैंने अपने भाई सुमित से पूछ लिया कि अब ऐसी कौन सी वजह है कि उसे मेरे ससुराल में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरी बात सुनकर वो खिसियाना होकर अपना सर खुजाने लगा और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। वो मेरा भाई था, मैं उसके दिल की हालत अच्छी तरह समझ गई थी। कहने लगा, तुम्हारी ननद बहुत अच्छी है, तुम प्रियांश जीजू से कहकर मेरी बात करो शालिनी के लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, शालिनी तो मुझे भी पसंद है, अच्छा है कि वो मेरी भाभी बन जाए। ये बात जब मैंने अपनी सास से कही तो वो खुश हो गई। कहने लगी, जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे तो इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं, मैं रात को ही प्रियांश से बात करती हूँ। लेकिन जब ये बात प्रियांश से कही गई तो वो चुप हो गया था। कहने लगा, मुझे नहीं लगता सुमित शालिनी के लिए ठीक है। ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा था। मेरी सास को जब पता लगा तो वो भी कहने लगी, ऐसा तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है और फिर देखा भाला घर है। मैं प्रियांश के इनकार की वजह समझ नहीं पा रही थी। मेरे भाई में ऐसा कोई ऐब नहीं था। हालांकि पहले तो वो खुद उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकता था कि सुमित बहुत अच्छा है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, कमाता भी अच्छा है। जब अपनी बहन की बात आई तो मेरे भाई के लिए साफ मना कर दिया।
प्रियांश ने खाना भी बीच में छोड़ दिया था। कहने लगा, नहीं, मुझे ये रिश्ता किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है। ये कहकर वो कमरे में चला गया। उस वक्त शालिनी अपने कमरे में थी। उसे इन बातों की भनक तक नहीं पड़ी थी। बुरा हुआ कि मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। मैंने कितने मान से अपने भाई के लिए ये रिश्ता मांगा था। मेरी सास को भी कोई ऐतराज नहीं था। पता नहीं प्रियांश ने क्यों इनकार कर दिया। मेरी सास कहने लगी, मैं दोबारा प्रियांश से बात करूंगी, तुम दिल बुरा मत करो। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं। रिश्तों का होना ना होना तो नसीब की बात है। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस बात की खबर शालिनी तक पहुंची तो वो बड़े गुस्से से मेरे कमरे में आई थी और कहने लगी, तुम चाहती क्या हो? क्या सोचकर तुमने अपने लफंगे भाई का रिश्ता मेरे लिए मांगा? वो है क्या? उसकी हैसियत क्या है मेरे आगे? मैं जानती हूँ तुम्हारी क्या चाल है। मीठी छुरी बनकर तुम डस रही हो। प्रियांश के सामने मुझसे हमदर्दी जताती हो और मुझे अपने भाई के साथ यहाँ से भगाने के चक्कर में हो ताकि इस घर से मैं चली जाऊँ और पूरे घर पर तुम्हारा राज हो जाए। मैंने कहा, शालिनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रहना ना। तुम्हारी शादी तो होनी ही है। मुझे नहीं पता था कि सुमित का रिश्ता तुम्हें इस कदर बुरा लगेगा। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी, ना ही मुझे अपना घर छोड़कर कहीं जाना है। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, समझी? आगे से मेरे लिए अपने भाई का या फिर किसी भी खानदान से रिश्ता लेकर आने की जरूरत नहीं है। एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। मैं जैसे जी रही हूँ, जैसे जिंदगी गुजार रही हूँ, बस मुझे गुजारने दो। मेरा भला मत करो। मैं नहीं जानती थी शालिनी इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रही थी। मैंने सुमित को फ़ोन किया और कह दिया कि शालिनी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने साफ मना कर दिया है। प्रियांश का नाम मैंने नहीं लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों की नज़र में मेरे पति की इज्जत खराब हो। सुमित कहने लगा, क्यों नहीं चाहती? आपकी ननद मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहती? मुझ में बुराई क्या है? मैंने कहा, तुम उसे छोड़ो ना सुमित, भूल जाओ उसे। वो नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे भी ससुराल का मामला है। मैं दोबारा से सवाल नहीं उठा सकती। मैं तुम्हारे लिए शालिनी से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। मैं अभी उससे ये बात कर ही रही थी कि उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं जानती थी इस वक्त वो किस तकलीफ से गुजर रहा होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था वो दोबारा शालिनी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। और ऐसा ही हुआ था। सुमित दोबारा मेरे घर नहीं आया था। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि जब भी शालिनी का कहीं से रिश्ता आता तो शालिनी भड़क उठती थी और प्रियांश भी मना कर देता था। मुझे उन दोनों का बहन भाइयों की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एक दिन तो मेरी सास उनके सामने रोने लगी। कहने लगी, बेटा तुम क्या चाहते हो? क्यों शालिनी को तुमने इतना सर चढ़ा रखा है? जो भी रिश्ता आता है या तुम इनकार कर देते हो या फिर शालिनी इनकार कर देती है। वो तो शादी का नाम तक नहीं सुनती। जब भी शादी की कहती हूँ तो चीखने चिल्लाने लगती है, अपने कमरे की चीज़ें तोड़ने लगती है। कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे इस घर से निकालना चाहते हो? अगर मैं इस घर से गई तो मर जाऊंगी। मुझे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। मुझे लगता है वो पागल हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि उसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखा दो। पता नहीं उसे कौन से रात को साए नजर आते हैं जो वो रातों को चीख चीख कर उठ जाती है और कहती है कि वो उसे मार डालेगा। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर मुझे अब शालिनी पर शक होने लगा था। इसका मतलब उस पर किसी भूत प्रेत का साया था, तभी तो वो ऐसी थी। फिर मुझे याद आने लगा, जब कोई आत्मा किसी लड़की पर आ जाती है तो वो लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वो आत्मा जाती नहीं और ना ही उस लड़की की शादी होने देती हैं। प्रियांश ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस यही कहने लगा कि जब वो शादी करना नहीं चाहती तो क्यों आप उसके पीछे पड़ी हैं? आप तो जानती हैं कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगी तो वो कितना तोड़फोड़ करेगी, पूरा घर सर पर उठा लेगी। उसको उसके हाल पर छोड़ दें। मेरी सास कहने लगी, कैसे छोड़ दूं बेटा? शादी की भी अपनी उम्र होती है। आज तो उसके अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कुछ साल और गुजर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी सास की बात बिल्कुल ठीक थी। लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है और अगर वो उम्र गुजर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन पता नहीं प्रियांश और शालिनी को क्यों समझ नहीं आता था। अगर शालिनी के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो उसका इलाज होना चाहिए था। रात को जब मैंने ये बात प्रियांश से कही तो वो कहने लगा, उसके साथ कोई समस्या नहीं है, कोई आत्मा वात्मा का चक्कर नहीं है, बस थोड़ी सी दिमागी मरीज हो गई है शादी को लेकर। शादी करना ही नहीं चाहती तो क्यों माँ उसके पीछे पड़ी हुई हैं? क्यों उसके हाल पर नहीं छोड़ देती? बहुत सी लड़कियां शादी नहीं करती, ऐसे ही जिंदगी गुजार देती हैं। मुझे प्रियांश की बात बुरी लगी। मैंने कहा, प्रियांश आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ये भी कोई ज़िंदगी है जिसे आप अपनी बहन के लिए चुन रहे हैं?
उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना तकिया ठीक किया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर उस रात जो कुछ मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। रात को मेरी आंख खुली तो प्रियांश कमरे में नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हुई थी कि वो इस वक्त कहाँ जा सकता है। मुझे प्यास महसूस हुई, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। फिर इससे पानी की बोतल निकाल कर पानी पिया तो मुझे शालिनी के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल डर से कांप गया था। मुझे लगा शायद उस पर किसी आत्मा का असर हुआ है, जो वो अकेले में हंस रही है और बातें कर रही है। लेकिन दूसरी आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़े थे। दूसरी आवाज़ तो प्रियांश की थी। उस वक्त वो शालिनी के कमरे में क्या कर रहा था? इस वक्त उसे अपनी बहन के कमरे में क्या काम था? मैं कमरे के पास आई और फिर जो बातें मेरे कानों में पड़ी थीं, वो बहन भाई के रिश्ते को शर्मसार कर रही थीं। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई थी। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। ये क्या रिश्ता था? कोई भी भाई अपनी बहन से और कोई भी बहन अपने भाई से ऐसी बातें नहीं करती जैसा कि उन दोनों के बीच हो रही थीं। मुझे लगा मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे। मैं रोए जा रही थी। 1 घंटे बाद प्रियांश कमरे में आया तो मुझे जागते देखकर बुरी तरह चौंका था। मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो नजरें चुराने लगा। मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्रियांश, आप और शालिनी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई भाई इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर वो एकदम से कहने लगा, वो मेरी बहन नहीं है। ये सुनकर तो मुझे धक्का सा लगा था। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? वो कहने लगा, जिसे तुम मेरी माँ समझती हो वो मेरी माँ भी नहीं है, बल्कि वो मेरी चाची हैं, और शालिनी उनकी बहन की बेटी है। मेरे माँ बाप का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। जब मैं 7 साल का था तभी मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़कर चल बसे थे। इसीलिए चाची ने मुझे बेटा समझकर पाला था। चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाची ने बचपन में ही शालिनी को अपनी बहन से गोद ले लिया था। शालिनी को मुझसे पहले ही चाची ने गोद लिया था। चाची की बहन ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से उनकी बहन ने एक बच्ची चाची को दे दी थी और चाची ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। मैं भी हमेशा शालिनी को बहन समझता था, लेकिन कब हम दोनों में मोहब्बत हो गई पता ही ना चला। मुझे पहली बार इस बात का अंदाज़ा उस समय हुआ जब मेरी शादी तुमसे हुई थी, और इस बात का एहसास शालिनी को भी तभी हुआ था कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। इसलिए उसने जो कुछ किया बस एक ड्रामा रचाया था। उस पर ना किसी आत्मा का साया है और ना ही वो किसी से डरती है और ना ही कोई दिमागी मरीज है। बस वो तुम्हें मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने जाना था, उस रात को वो मेरे साथ लगकर बहुत रोई थी। कहने लगी, प्रियांश, मैं मर जाऊंगी, ये शादी मत करो। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तब से मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और बहन कहने से मैं तुम्हारी बहन हो नहीं जाती, और ना मेरे कहने से तुम मेरे सगे भाई हो जाओगे। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। लेकिन उस समय तक देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हारी शादी रुक जाए और तुम्हारी बदनामी हो, लेकिन मुझे तुमसे शादी करने के लिए जाना पड़ा था। शादी की पहली रात जो कुछ भी हुआ था वो सब शालिनी का ड्रामा था। वो नहीं चाहती थी कि उस रात मैं तुम्हारे साथ रहूं और सुहागरात मनाऊं, और इसी रात मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि मैं भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इसलिए भी नहीं सोच सकता था क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं अपनी चाची को मना लूँगा, बस तुम मुझे शालिनी से शादी करने की अनुमति दे दो, क्योंकि ना तो मैं उसको किसी और के साथ देख सकता हूँ, ना ही वो किसी और के साथ मुझे बर्दाश्त कर सकती है। मैं आंखें फाड़े प्रियांश की बातें सुन रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अगर आप लोगों का ऐसा ही कोई इरादा था तो मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? वो कहने लगा, शादी के बाद मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि मैं शालिनी को भी छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा, आपको इस बात का अंदाजा है कि समाज क्या कहेगा, थूकेगा आप लोगों पर। दुनिया के सामने आप लोग बहन भाई का रिश्ता निभा रहे हो और अंदर से। प्रियांश कहने लगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और ना वो मेरी बहन है और ना मैं उसका भाई हूँ। तो मुझे ये बताओ, तुम शालिनी को सौतन के तौर पर बर्दाश्त कर सकती हो या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूँ? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। प्रियांश ने मेरे सामने जो 2 रास्ते रखे थे वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे। मैं किसी अमीर घराने से संबंध नहीं रखती थी। मेरी 2 बहनें और भी थीं। अगर तलाक का टीका लेकर मैं मायके की दहलीज पर बैठ जाती तो फिर मेरी दोनों बहनें भी अपने आने वाले रिश्तों के लिए सवालिया निशान बन जाती कि बड़ी बहन ने न जाने ऐसा क्या किया था जो तलाक लेकर बैठ गई। और दूसरा रास्ता भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि प्रियांश की मोहब्बत मेरे लिए नहीं बल्कि शालिनी के लिए थी।
आप ही लोग मुझे बताएं मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।